नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था लॉर्ड लिटन का। लॉर्ड लिटन वही व्यक्ति था जिसने भारतीय समाचार पत्रों पर क्या लाया था, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था और भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था कि यदि सरकार के खिलाफ किसी भी आर्टिकल का यूज करते हो तो आपने आपके समाचार पत्र के साथ साथ आपके प्रेस को भी क्या कर दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। ये अधिकार दिया था किसने, लॉर्ड आप यहाँ एल देख रहे हैं ना, एल फॉर लिटन ने। जबकि उसके बाद आने वाला गवर्नर था लॉर्ड रिपन, आर फॉर रिपन। इस रिपन ने पब्लिक को रिपब्लिक कर दिया था। रिपब्लिक कर देने का मतलब समझ रहे, PUBLLIC, मतलब पब्लिक को आजादी दे दिया था। किससे, तो प्रतिबंध जो लगा हुआ था भारतीय समाचार पत्रों के ऊपर लॉर्ड लिटन के द्वारा, उस प्रतिबंध को समाप्त किसने कर दिया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। कब किया था, तो 1881 में कर दिया था इसने। इसीलिए इसे भारत के बीच में सबसे पॉपुलर या सबसे उदारवादी वायसराय के रूप में याद किया जाता है। दूसरी कहानी क्या थी इसकी, तो दूसरी कहानी इसकी थी कि इसने स्थानीय स्वशासन को जन्म दिया था। इसीलिए इसे भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से आज के वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर मेरा मुख्य मकसद है कि लॉर्ड रिपन को और लॉर्ड लिटन को दोनों को अलग अलग करना। तो लॉर्ड लिटन, लिटन आप या र ल भी पढ़ते होंगे, तो आप देखते होंगे कि ल जो है तीसरे अक्षर का लेटर है और ल से लिटन। लिटन क्या क्या था, तो भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है ना। जबकि यह र दूसरे र से रथ होता है ना, तो र से रथ जो है उस अक्षर से आने वाला रिपन बाद के गवर्नर था। उसने क्या क्या था, इन्होंने जो प्रतिबंध लगाया गया था भारतीय समाचार पत्रों पर लिटन के द्वारा, उसे समाप्त कर दिया गया था। तो किसने किया था, रिपन ने किया था, ठीक ना। किसने किया था, रिपन ने किया था, ठीक। लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्य कौन कौन से किए गए थे, इसके बारे में हम देखेंगे। तो लॉर्ड रिपन ने प्रशासनिक कार्यों में बहुत ही इंपॉर्टेंस एवं प्रशासनिक कार्य क्या था, वो क्या था कि प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करना। जैसा कि मैंने अभी कहा कि लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को किसने समाप्त किया था, तो प्रतिबंध को समाप्त करने वाला गवर्नर कौन था, रिपन था। रिपन ने इसे रद्द कर दिया और जब प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया तो इससे क्या हुआ कि भारतीय प्रेस जो थे वो स्वतंत्र हो गए। अपनी भाषा में सरकार की आलोचना करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता किसके द्वारा दिया गया, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा दिया गया था भारतीय प्रेस को। इस प्रकार से भारतीय अपने पूर्ण रूप से अधिकार की बात रख सकने लगे। किस अधिकार के द्वारा, तो वार्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति के द्वारा। और ये समाप्ति किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा, आर फॉर रिपन, ध्यान रहे, आर फॉर रिपन के द्वारा। कब, 1882 में किया गया था, ठीक है ना। दूसरा, इन्होंने स्थानीय स्वशासन को जन्म दिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, जिसे आज पंचायती राज कहते हैं ना। तो इस पंचायती राज के पहले की अवधारणा की बात करेंगे तो इन्होंने, लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले नगर पालिकाएं और जिला बोर्ड बनाए जाने की सिफारिश किया था। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक, द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। यह स्थानीय स्वशासन, जिसे कि नगर पालिका हो या जिला बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, इन सारों का गठन करने वाला कौन व्यक्ति था, तो ये लॉर्ड रिपन था। कब किया था, 1882 में किया था। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति के साथ ही स्थानीय स्वशासन का इन्होंने नींव रखा था, निर्माण किया था। इसीलिए स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। एल्बर्ट बिल विवाद 1883 की घटना है। एल्बर्ट बिल विवाद क्या था, एल्बर्ट बिल विवाद में लॉर्ड रिपन के द्वारा एक बिल लाया गया था। किसके खिलाफ लाया गया था, तो खिलाफ नहीं लाया गया था, बल्कि
ये दिया गया था एक आदेश कि भारतीय जज भी जो होंगे अंग्रेज अपराधियों की मुकदमा चला सकते हैं। समझ रहे ना, जो अंग्रेज अपराधी होंगे उसकी मुकदमा भारतीय जज के सामने भी चलाया जाए, ऐसा बिल लाया गया था जिसे इल्बर्ट बिल कहा जाता था। इस बिल का विवाद अंग्रेजों द्वारा किया गया था, अंग्रेज अपराधियों के द्वारा इस बिल का विवाद किया गया था, ये कहते हुए कि हम अपराधी भले हैं लेकिन हमारी मुकदमा सुनने वाला या हम पे मुकदमा चलाने वाला कोई भी भारतीय जज नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे ऊपर चलाने वाला मुकदमा भी क्या होना चाहिए, अंग्रेज जज ही होना चाहिए। अब समझिए इससे क्या मिला, इससे मिला कि भारतीय भेदभाव जिसे हम कहते हैं कि पुराने जमाने से चले आ रहे थे कि भारतीयों के बीच में भेदभाव होती है, वो चीज हमें अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में जातीय भेदभाव साफ साफ दिखाई देने लगता है। कौन सा बिल के बाद, एल्बर्ट बिल के बाद। इसीलिए इस बिल को बाद में कमजोर कर दिया जाता है, और इससे जब कमजोर हो जाता है, कमजोर करके ये कर दिया जाता है कि ठीक है, भारतीय अपराधियों का जो मुकदमा होगा वो भारतीय जज और अंग्रेज जज दोनों सुन सकते हैं, दोनों के सामने पेश किया जा सकता है, जबकि अंग्रेज अपराधी जो होगा उसकी मुकदमा और उस पर चलने वाले जो प्रोसेस हो गए कोर्ट के, वो सारे किसके किसके सामने होगा, तो अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज जज और अंग्रेज मुकदमा करने वाले वकील, यही दोनों के बीच हो सकता है। आप समझिए कि जिसकी लाठी उसकी भेंट, मतलब अंग्रेज अपराधी भी, अंग्रेजी वकील भी और अंग्रेजी जज भी, तो न्याय मिलेगा ही अंग्रेजी अपराधियों को, लेकिन भारतीय जज होता तो शायद उसे न्याय नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने इस बिल का विरोध किया था। किन लोगों ने, तो अंग्रेज अपराधियों द्वारा एल्बर्ट बिल विवाद किया गया था, एल्बर्ट बिल का विरोध किया गया था, और इस कारण इस बिल को क्या किया गया, कमजोर कर दिया गया, और ये प्रोविजन डाल दिया गया था कि अंग्रेजों के लिए अंग्रेज लड़ेंगे और भारतीयों के लिए, भारतीय अपराधियों के लिए भारतीय और अंग्रेज दोनों लड़ेंगे। ठीक है, इससे जब अंग्रेजों द्वारा विरोध किया गया तो भारतीयों के बीच में ये भेदभाव साफ साफ दिखाई देने लगा, और इसी भेदभाव जो था आगे चल करके राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय चेतना का जन्म देता है कि जब अंग्रेज अधिकारी जो है और अंग्रेज अपराधियों को भी मदद कर सकता है, तो फिर हम भारतीय अपने भारतीय होने पर क्यों नहीं अपने भारतीयों का सहयोग कर सकते हैं। और यहीं से राष्ट्रीय चेतना का जन्म होता है, और यही वजह था कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होता है। ठीक है ना, 1883 से ज्यादा दूर है नहीं, 1885 देख रहे हैं ना। तो ये राष्ट्रीय चेतना की जो है भावनाएं बहुत पहले से जन्म ले रही थी, और उसी का फलीभूत था कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होता है। सामाजिक सुधारों की बात करेंगे तो फैक्ट्री एक्ट, सबसे क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला श्रम कानून कौन सा था और किसके द्वारा बनाया गया था। तो कौन सा कानून था, फैक्ट्री एक्ट 1881 था। इसके द्वारा 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बच्चों के लिए काम के घंटे तय किए गए थे कि kiतने घंटे इस उम्र के बच्चे फैक्ट्री में काम करेंगे। ये तय किसके द्वारा किया गया था, फैक्ट्री एक्ट 1881 के द्वारा। और इसे ही भारत का पहला फैक्ट्री कानून भी कहा जाता है, या श्रम कानून भी कहा जाता है, जिसमें 7 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों का काम के घंटे तय किए गए थे। इस प्रकार फैक्ट्री एक्ट 1881 किस गवर्नर जनरल, किस वायसराय के समय लाया गया था, तो वायसराय कौन था इस समय, लॉर्ड रिपन, आर्थर रिपन। शिक्षा सुधार की बात करेंगे कि शिक्षा सुधार के लिए इन्होंने 1882 में हंटर आयोग का गठन किया था। हंटर कमीशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। कब किया गया था, 1882 ईस्वी में किया गया था, और इसके माध्यम से ये एक जिम्मेदारी दिया गया था कि प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक शिक्षा का जो भारत में स्थिति है उस पर सुधार किया जाए। और प्राथमिक शिक्षा समझ, 5वीं से 8वीं तक की होती है ना, तो प्राथमिक शिक्षा पर अधिक से अधिक जोर दिया गया था। शिक्षा के प्रसार के लिए सिफारिश किया गया था, किस कमीशन के द्वारा, तो हंटर कमीशन के द्वारा। हंटर कमीशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। रिपन के द्वारा हंटर कमीशन की स्थापना
किया गया था। ठीक है, 1882 ईस्वी में। आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारों की बात करेंगे तो भूमि राजस्व नीति के सुधार के लिए इन्होंने भूमि सुधार नीति लाया गया था। वित्तीय विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन के लिए इन्होंने काम किया था। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया था, तो स्थानीय स्वशासन की नींव डाली थी। रिपन के शासन की विशेषताओं की बात करें कि रिपन के प्रशासन के समय रिपन जब था तो इसके शासन की क्या विशेषताएं हो सकती है, तो इसके हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपने शासन काल में प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया था। प्रेस की स्वतंत्रता पर बल देने का मतलब इनके द्वारा वारनाकुलर प्रेस एक्ट पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया गया था। इस प्रकार प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दिया गया। स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई। नगर निगम और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। और शिक्षा और श्रम कानून भी लाए गए थे। शिक्षा के लिए हंटर आयोग की स्थापना 82 में किया गया था और 1881 में पहला श्रम कानून या पहला फैक्ट्री कानून की भी लागू लाया गया था। किसके द्वारा, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो इसके हम क्या कह सकते हैं, ये सकारात्मक पक्ष इसके थे। इसीलिए इसे भारतीयों के लिए क्या कहा जाता है, सबसे उदार वासराय के रूप में जाना जाता है। इल्बर्ट बिल एक ऐसा बिल था जिस पर अंग्रेजों के द्वारा विवाद उत्पन्न किया गया था। अंग्रेज कह रहे थे इस बिल में कि अंग्रेज अपराधियों का मुकदमा और उसकी पैरवी और उसके डिसीजन देने वाले, माने कि अदालती कार्य जो होगा अंग्रेज अपराधियों के लिए अंग्रेज न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। जबकि एल्बर्ट बिल में ये तय किया गया था कि अंग्रेज अपराधियों का भी अब भारतीय जजों के बीच, हिंदुस्तान के जजों के बीच उसके आपराधिक शेड्यूल जो मुकदमे होते हैं वो दर्ज किए जा सकते हैं। लेकिन अंग्रेज अपराधी ने इसका विरोध किया और जिसके कारण से क्या हुआ था, इल्बर्ट बिल को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया और जो कुछ भाग लागू भी किए गए तो उसे क्या करके उसे कम या कमजोर करके लागू किया गया। और उसमें ये प्रावधान किया गया कि हाँ ठीक है, अंग्रेज अपराधियों के लिए ओनली फॉर इंग्लिश जजेस होंगे, जबकि इंडियन अपराधियों के लिए इंडियन और इंग्लिश जज जो दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। इसके महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक महत्व की बात करेंगे तो इन्होंने भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने का अवसर दिया, एग्जैक्टली दिया, क्योंकि स्थानीय स्वशासन की नींव डाली तो इन्होंने स्थानीय लोगों का ही तो विकास किया था। राष्ट्रीय आंदोलनों को मजबूत करने के लिए इन्होंने भारतीयों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त किया था और लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव डाली थी। लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव डाली थी अर्थात इन्होंने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया था। स्थानीय स्वशासन को का इन्होंने नींव डाला था। इस प्रकार से जो कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज जो पावर था उसे डिसेंट्रलाइज माने शासन की पद्धति को विकेंद्रीकृत करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ये कार्य किसके द्वारा किया जा रहा था, लॉर्ड रिपन के द्वारा। इस प्रकार यदि हम एक लाइन में बात करेंगे कि लॉर्ड रिपन का शासन काल में हम किस प्रकार से उसे उदारवादी कह सकते हैं, तो इस निष्कर्षित में हम कह सकते हैं कि हाँ, लॉर्ड रिपन के समय में भारतीय इतिहास क्या था, सुधारों और उदारताओं का युग कहा जाता है, क्योंकि इस युग में भारतीयों के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया था। इसीलिए इसके समय के काल को क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास का सुधार एवं उदारता का युग माना जाता है। उसने भारतीयों को अधिकार देने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिससे आगे चल करके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। और 1885 में क्या किसका निर्माण हुआ, 1885 में एक भारतीय मूवमेंट के लिए जाना जाने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आईएनसी का निर्माण हुआ। किसके बदौलत, लॉर्ड रिपन द्वारा भारतीयों के मन में राष्ट्रीय चेतना जगाने के दौरान ही 1885 में भारत में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ, जो आगे चल करके भारतीय स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण नींव का कह सकते हैं कि नींव का निर्माण के रूप में कार्य किया था। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य वासराय के साथ। तब तक बने रहे हमारे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।